बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट यूनिट आखिरकार, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, छोटी सी यूनिटी दो टॉपिक्स की, क्योंकि एक एसिड रेन में पहले पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा मैंने बताया था। इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर में वो ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है। इस यूनिट की कोर्स आउटलाइन में देखें, आपको स्टार्ट में कुछ बताना है एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, कुछ एसिड रेन की केमिस्ट्री जो पहले भी पढ़ी जा चुकी है, ओजोन का और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कुछ ताल्लुक है, इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। आगाज करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है सोर्सेज के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स, पोल्यूटेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूटेंट्स का सोर्सेज और पोल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शंस, यानी कि सारी गंदी बातों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एनवायरमेंटल के ऊपर उनके इफेक्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनके जो इफेक्ट होते हैं, इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दिया जा सकता है। दोबारा बोलूं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सोर्सेज ऑफ द पोल्यूटेंट्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पोल्यूटेंट्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उनके ह्यूमन और एनवायरमेंट या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट के बारे में डील करती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। अब एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स को पहले डिवाइड कर दूं, फिर एयर पोल्यूटेंट्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, जिसमें एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, यानी कि पानी वानी वाला सारे का सारा, ओशंस वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह, और एटमॉस्फेयर फजाएं, ठीक है, खिलती हुई हवाएं, लिथोस्फीयर चट्टाने, पत्थर जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, और बायोस्फीयर वो लैंड जहां पे हम रहते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। हमारा स्टेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इस वक्त जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में होगा। एटमॉस्फेयर की डिटेल है, धुआं धुआं सा उठता कहां से है, ये धुआं धुआं सा कहां से उठता है, ये धुआं धुआं सा चिमनियों से उठता है और माहौल को खराब करता है। एनवायरमेंट के हवाले से बात कर रहा था। एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करें तो लेयर ऑफ गैसेस जो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। कंपोजिशन में देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की और उसके बाद ऑक्सीजन की। तो एक जगह पे पूछा जा रहा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज की रेशो 78 और 21% को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 4:1 बनती है। तो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन रेशो एटमॉस्फेयर के अंदर 4:1 है। ये पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाकी चंद एक नन्नी मुन्नी ट्रेसेस वाली। तो देखिएगा आपके पास 3 टॉप मोस्ट जो एयर के अंदर मौजूद गैसेस हैं वो मैंने आपके सामने लिस्ट कर दी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। टोटल थिकनेस कितनी है एटमॉस्फेयर की? तकरीबन 1000 किलोमीटर, लेकिन इसका मोर देन 50% जो मैस है वो अर्थ की सरफेस के करीब 5.6 किलोमीटर में मौजूद है, क्योंकि हैवी पार्टिकल ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर लाइटर गैसेस एग्जिस्ट करती है। देखना ये हाइड्रोजन वगैरह जैसी लाइटर गैसेस ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट आ गया लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को डिसाइड करना हो तो आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर के सबसे करीब तरीन ट्रोपोस्फियर होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0 से 10 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक तकरीबन 40 किलोमीटर तक चलता है। हम 40 किलोमीटर की रेंज तक जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर में। फिर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक हमें मीजोस्फियर मिलता है। फिर 80 से 700 किलोमीटर तक हमें थर्मोस्फियर मिलता है। और जैसे ही हम 700 से ऊपर निकलते हैं तो एक्सोस्फियर में चले जाते हैं और उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाती है। एक्सोस्फियर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाती है। तो 4 लेयर्स हैं, थर्मोस्फियर सबसे बाहर वाली, मीजोस्फियर उसके अंदर वाली, स्ट्रेटोस्फियर उसके भी अंदर वाली और ट्रोपोस्फियर उसके भी अंदर वाली। अब इन लेयर्स में टेम्परेचर की डिफरेंट फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर चेंज करता है काफी। टेम्परेचर की जो वेरिएशन है उसको मैं ओजोन पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगा, यानी कि यही पिक्चर आपको दोबारा से दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये 4 लेयर्स बनाकर दिखा दी, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर की वेरिएशन के बारे में बताऊंगा। एटमॉस्फेयर के फंक्शंस क्या हैं? कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक नहीं आने देती, वरना स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज बेड़ा गर्क कर दे बेटे हमारी अर्थ का। यूवी रेज को भी और हार्मफुल अदर रेडिएशंस को भी स्टॉप करती है, एलियंस को भी रोक लेती है।
प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन अगर कृष्ण आ जाए तो फिर ऑफ कोर्स दुर्घटना नहीं हो पाती। तो ये सारी के सारी बातें आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। O2 इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग। अब ये CO2 किसकी ब्रीदिंग के लिए चाहिए? ऑफ कोर्स प्लांट्स की। N2 इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजनस फिक्सेशन, यू नो, फर्टिलाइजर्स के लिए। ओके, H2O हेल्प टू सस्टेन लाइफ एंड मेंटेन द हीट बैलेंस ऑन अर्थ। ये सारे फंक्शंस थे एनवायरनमेंट के। कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है पोल्यूटेंट क्या होता है। हर वो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो, जो आपको नुकसान पहुंचाए। मेरा अगर बोलना और ज़्यादा पढ़ाना भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं भी पोल्यूटेंट हूँगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जानता हूँ मैं मस्का.com। पोल्यूटेंट्स एनी सब्सटेंस विच बैडली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम कहलाता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। दो तरह के एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी जो डायरेक्ट सोर्स से मिलता है, दूसरा सेकेंडरी जो कि रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर के बनता है। अभी इसके बारे में बताते हैं। पोल्यूशन के कॉजेज क्या है? माशाल्लाह से आबादी का बढ़ना, दिन रात लगातार तरक्की करना आबादी का, नए नए घर, जंगलात की कटाई और गड्डियाँ शडियाँ चलाना, रोले रफे पाना, अर्बनाइजेशन, गाँव से शहर में आके आबाद होना, और ऑफ कोर्स शहरी आबादी में आपको पता ही है कि रिक्वायरमेंट्स मेंटेन रखनी पड़ती है, इंडस्ट्री का लग जाना और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के सब जो चीज़ें हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनती है। ये रहा हमारा गोला, और हमारे गोले में जाके यहाँ कहीं पे हम लोग मौजूद पड़े हुए होंगे। और बेटे अब आपको वो जो लेयर्स मैंने सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं, आप लोगों को मैंने बता दी हैं कि सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फियर मिलेगा, उसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा, उसके बाद आपको मीजोस्फियर मिलेगा, उसके बाद आपको थर्मोस्फियर मिलेगा, और उसके बाद आपको एक्सोस्फियर मिलेगा, और उसके बाद आप पहुंचे होंगे स्पेस में। ठीक है बेटा। लो जी, अब इसको आप लोग एयर पोल्यूशन को पढ़ने लगो तो सबसे पहले मैं पोल्यूटेंट्स के बारे में बता के प्राइमरी और सेकेंडरी को लिस्ट करने लगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो डायरेक्ट चिमनी से निकले, डायरेक्ट इंडस्ट्री से निकले, डायरेक्ट आग में से निकले, ऑटोमोबाइल में से निकले, क्या होंगी? प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे कि SO2, SO3, CO, CO2, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। जो रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर के बनते हैं वो है सेकेंडरी, जैसे कि सल्फ्यूरिक, N2O, कार्बोनिक एसिड, HF10। ओजोन के बारे में खास तौर पे याद रख लीजिएगा, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, जो है वो परऑक्सी, बेंजोल वगैरह, ये सब चीज़ लिस्ट क्लास लग सकती है प्राइमरी। और ज़्यादा डेंजरस कौन से होते हैं याद रख लीजिएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करके इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पहुंचाते थे। ये मोर टॉक्सिक होते हैं, मोर टॉक्सिक। सिवाय इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो आपको साइलेंट किलर, खामोश कातला कहलाती है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंजरस होती है। ये डेथ कॉज कर सकती है विद इन नो टाइम्स। ओके हो गया। अब एयर पोल्यूशन में आप लोगों को टोटल अगर पूछा जाए 6 मेन एयर पोल्यूटेंट्स बताओ कौन से हैं। जो सबसे कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स है तो उसमें ओजोन आ जाता है, लेड आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा ये 6 जो है वो मेन कॉमन पोल्यूटेंट्स है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है 6 गिन के। लेड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 वगैरह, ठीक है। ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। सवाल आया पेपर में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट कौन सा, तो आपने आंखें बंद करके पहला नंबर दे देना है। फर्स्ट नंबर पे इंडस्ट्री है, सेकंड नंबर पे पोल्यूटेंट्स का सोर्स ट्रांसपोर्टेशन है, और थर्ड नंबर पर आपको मिलता है एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर ये 3 टॉप मोस्ट के आपको सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिएगा परसेंटेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 टॉप मोस्ट आप लोगों के जहन में रहने चाहिए। ये पेपर में पूछा जाना वाला बड़ा फेमस MCQ है।
डर गए ख़वातीन डर जाती है अक्सर, ख़वातीन डर जाती है अक्सर। पिछले साल भी मैंने जब डराया था तो बच्चे बड़े नाराज़ हो गए थे। बेटा नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड खामोश कातिला एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है। 3 टाइम्स लाइटर देन एयर है और वाटर सॉल्युबल भी है, इसलिए हवा में बड़ी तेजी से तैर सकती है ये। इसके नेचुरल सोर्सेज के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन, यही पेपर में सवाल आएंगे। नेचुरल सोर्सेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, दैट्स इट। वॉल्केनिक इरप्शन इसका नेचुरल सोर्स है। नेचुरल गैस की कंबस्शन जो इनकम्प्लीट होती है वो इसका नेचुरल सोर्स है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी जब इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर इमेच्योर कंबस्शन होती है तो उसका जो है वो रीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इमेच्योर कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ये खामोश कातिला बनती है। इस खामोश कातिला की ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, 75% ये फ्यूल की बर्निंग या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है। फॉरेस्ट फायर से भी और बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से भी बनती है। CO प्रोड्यूस इन फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, आयरन और स्टील, ब्रिक किलर्स जो ईंटों के भट्टे होते हैं, और पेपर इंडस्ट्री वगैरह के अंदर भी ये प्रोड्यूस होती है जब वो जहाँ पे पेपर वगैरह को जलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी थी। तो 75% इनके सबसे बड़ा सोर्स इसका ट्रांसपोर्टेशन है जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से बनती है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, सफोकेशन एंड इनहेल्ड, उसके बाद बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की सप्लाई, कट ऑफ, हेडेक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस, पागलपन, डेथ। खामोशी से ज्यादा रोला नहीं डालने देती। CO पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उसको रिवर्स कैसे करना है, इसका एंटीडोट क्या है। एंटीडोट है जनाब, हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए। बेटा लिप टू लिप, ये माउथ टू माउथ जो है ना वो फूंक नहीं मारना शुरू कर दी, बंदा मर जाएगा। और वो पानी निकालने के लिए होता है, अगर वो डूब के मरने वाला हो तो बचाने के लिए। इसके लिए हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ती है, बंदा बच जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पोल्यूटेंट आए तो ज़्यादातर NO और NO2 होते हैं। इसके अलावा लाफिंग गैस भी पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट कर सकती है। बैक्टीरिया सबसे बड़ा सोर्स है NO का। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में कंबस्शन ऑफ कोल जो है वो ऑयल या नेचुरल गैस या गैसोलीन प्रोड्यूस करती है इसको, ये भी इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो NO2 हाई टेम्परेचर पर NO में कन्वर्ट हो जाता है और NO और N2 और O2 मिलकर तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस पर ये NO बनता है। इसका मतलब है इसकी फॉर्मेशन ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस वो थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है, जो हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये NO 4 दिन तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है और NO2 3 डेज तक रह सकता है। इसका मतलब NO रिलेटिवली स्टेबल होगा। ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन NO और NO2 नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा NO और NO2 के दो सबसे बड़े मसले हैं। एक तो ये स्मॉग बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दूसरा ये एसिड रेन के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का ये दो बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड्स आपको पता है नेचुरल सोर्स इसका वॉल्केनोज है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी बनता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा है इसकी ज़्यादा। कंबस्शन ऑफ कोल से भी बनता है। पावर प्लांट्स में सल्फर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस होता है। SO2 और SO3 दोनों का पंजेंट ऑर्डर है, इरिटेशन कॉज करते हैं, सफोकेशन कॉज करते हैं। सल्फेट एरोसोल्स वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स क्रिएट करता है ये एरोसोल। और एसिड डेपोजिशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है, रीज़न है, वो SO2 है। एसिड रेन, एसिड डेपोजिशन हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। आखिरी जो एयर पोल्यूटेंट है हाइड्रोकार्बन, इसका जिक्र कर लिया जाए। मीथेन 3 से 7 साल तक रहने वाला एक एयर पोल्यूटेंट है। इसका रेजिडेंट टाइम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टेबल होता है। इसका नेचुरल सोर्स जो है वो बहुत से ट्रीज और प्लांट्स हाइड्रोकार्बन रिलीज करते हैं। पैडी राइस फील्ड के अंदर मीथेन अक्सर जो है वो रिलीज हुई होती है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर ऑर्गेनिक मैटर की हो रही है और बैक्टीरिया करवा रहे हो तो उसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस होती है। हमारी एक्टिविटी आपको पता है CNGs वगैरह
स्टेशन के ऊपर ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर मीथेन यूज़ हो सकती है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेट्रोलियम वगैरह में भी हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स भी कौन सा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट में कॉज करते हैं, स्मॉग। ये मैं आपको स्मॉग कब पढ़ा चुका हूँ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर में पढ़ा चुका हूँ। एसिड रेन को दोबारा हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। और ये जो बूंदें पड़ती हैं इनकी pH अगर 7 से कम है तो एसिड है, और अगर 5.6 है तो नॉर्मल एसिड रेन है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने बता दिया था, मार्बल की बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर है, और इसके अलावा लीचिंग वगैरह। मेन टॉपिक जो मैंने पढ़ाना है वो ओजोन पढ़ाना है, तो काइंडली वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर टॉपिक ऑफ ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस टॉपिक में से आने वाले क्वेश्चन के ऊपर भी के पेपर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। खुदा हाफिज़।